आगे अपन देखते हैं सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्स लिंकेज जिसे हम लिंग संलग्नता भी कहते हैं, सेक्स लिंक्ड होना लिंग लिंग संलग्नता कहते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट ये 3 प्रकार की होती है, अपन देखेंगे। तो पहला लिंग संलग्न लक्षण, दूसरा लिंग लिमिटेड अर्थात सीमित, तीसरा लिंग इन्फ्लुएंस्ड अर्थात प्रभावित करने वाले, लिंग को प्रभावित करने वाले, लिंग सीमित लक्षण और लिंग से प्रभावित होने वाले, और लिंग लिंग यानी सहलग्न लक्षण। ये 3 प्रकार के अध्ययन अपन करते हैं। तो सेक्स लिंक ट्रैक्ट के अंदर अपन देखते हैं क्योंकि लिंग संलग्न है, लक्षणों को हम देखते हैं। तो वह लक्षण जो कि जिनको बनाने वाले जीन, वह लक्षण जिनको बनाने वाले जीन जो है वो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाएंगे। ऐसे लक्षण जो कि लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाएं वह सेक्स लिंक कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हेमोफीलिया वर्णांता, इसका अपन विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। हेमोफीलिया के जो जीन होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, इसी तरह से वर्णांता का जीन भी लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट। सेक्स लिमिटेड मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्स में सीमित रहने वाले वे लक्षण जिनका प्रकटीकरण किसी एक ही लिंग में होता है, जैसे मादा में दुग्ध का स्त्राव होना। साथियों, गाय में और सांड में दोनों के अंदर दुग्ध स्त्रवण के या दुग्ध उत्पादन के जीन पाए जाते हैं, लेकिन केवल मादा के अंदर ही दुग्ध स्त्रवण का प्रकटीकरण होता है, जबकि जीन दोनों में पाए जाते हैं। इसी तरह से देखें तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट ऐसे लक्षण जो किसी एक लिंग में विशेष लिंग हार्मोनों के कारण पाए जाते हैं। ये लक्षण जो है वो हार्मोन के कारण पैदा होते हैं, जैसे नर में मूंछों का आना, बाल दाढ़ी इत्यादि का आना, गंजापन इत्यादि होना। ये सभी नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। नर में ही गंजापन पाया जाता है, इसलिए यह सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहलाते हैं, क्योंकि यह हार्मोनों के कारण प्रभावित होने के कारण बनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिंग से जुड़े हुए लक्षण यानी लिंग क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले लक्षण जैसे हीमोफीलिया, सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो कि जिनका प्रकट केवल और केवल किसी एक ही लिंग में होता है, और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वह ट्रेट जो कि किसी पर्टिकुलर हार्मोन के कारण किसी एक ही लिंग में पाए जाते हैं, जैसे नर में मूछें, बाल दाढ़ी इत्यादि का होना, गंजापन इत्यादि पाया जाना। अब यहाँ पर हम हीमोफीलिया और वर्णांधता का हम विस्तार से अध्ययन देखते हैं। साथियों, इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यह एक प्रकार का लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग है, अर्थात सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन के कारण होने वाला रोग है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन के कारण होने वाला रोग है। इस रोग के अंदर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं हीमोफीलिया के जीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो है वह हो सकता है। यहाँ हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स एच, यहाँ पे हम देखें तो एक्स एच मादा, एक्स एच और एक्स, अर्थात यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही हीमोफीलिया के लक्षण पाए जाते हैं और वो मादा के अंदर है। ऐसी मादा जो होती है उनके अंदर हीमोफीलिया रोग नहीं होता, चूंकि एक्स एच एक प्रकार का रेसेसिव लक्षण है। एक्स एच एक प्रकार का रेसेसिव लक्षण कारण होने के कारण हीमोफीलिया जो है वो मादा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन एक्स है वह प्रभावी रहेगा और एक्स एच को प्रकट नहीं होने देगा। चूंकि ऐसी मादाएं जिनके अंदर यह रोग नहीं होता लेकिन इसका लक्षण पाया जाता है, अर्थात इसका क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ऐसी मादाओं को हम कैरियर कहते हैं, क्योंकि ये रोग को आगे से आगे पीढ़ियों में फैलाने का काम अर्थात वाहक का कार्य करती है। ऐसी मादाएं जिसके अंदर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन पाया जाए तो उन्हें एक्सएच कहेंगे, और ऐसी मादाओं के अंदर हीमोफीलिया रोग होता है और ऐसी मादाएं जीवित नहीं रहती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से लीथल जीन का कार्य करेगा। अगर नर के अंदर XHY
अर्थात नर के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उसके अंदर पाया जाता है तो ऐसे नर हीमोफिलिक होते हैं और इनके अंदर ये रोग पाया जाता है। सामान्य के लक्षण इस प्रकार हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स मादा का और एक्स वाई नर का लक्षण है। साथियों इसी तरह से वर्णांतता के अंदर भी होता है। वर्णांतता अपन देखें तो लाल हरी वर्णांतता, ऐसी वर्णांतता के अंदर लाल व हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाता। इसी के अंदर देखें तो ये भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं। एक्स क्रोमोसोम के अंदर अगर अपन देखें तो ये भी अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। इस समय अप्रभावी होने के कारण ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम जो कि प्लेन एक्स क्रोमोसोम है वह प्रभावी रहता है। इस कारण इस एक्स सी प्रभावी नहीं हो पाता है और ऐसी मादाएं जो होती है वो वाहक रहती है और सामान्य होती है। जबकि एक्स सी अर्थात दोनों क्रोमोसोम के अंदर अगर पाया जाए तो ऐसी मादाएं कलर ब्लाइंड होगी और एक्स सी वाई अर्थात कलर ब्लाइंड पुरुष पैदा होंगे और ये सामान्य का लक्षण है। साथियों इसी को हम एक न्यूमेरिकल के आधार पर ही देखते हैं। मान लीजिए कि किसी एक हीमोफिलिक नर की शादी अगर एक वाहक माता के साथ होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। हीमोफिलिक नर की शादी अगर किसी एक माता के साथ में होती है, इस तरह से हम देखेंगे। वाहक माता का अर्थात ये है कि उसके पिता के अंदर, उसके जो पिता है उसके अंदर जरूर हीमोफीलिया पाया गया है, तभी वह वाहक हुई है। प्रश्न में इस बार से दिया रहता है कि ऐसी माता जिसका पिता हीमोफिलिक है, उसका किसी हीमोफिलिक नर के साथ, पति के साथ अगर शादी होती है तो उनके बच्चों के अंदर क्या स्थिति होगी, उसे हम जानना चाहेंगे। तो याद देखें कि हीमोफिलिक नर का जो होता है वो होगा XHY, क्योंकि हीमोफीलिया का एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाया जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर H लगाकर होगा XHY, ये हीमोफिलिक नर का कंडीशन होगी। इसी तरह से मादा जो कि वाहक है उसके अंदर XHX होगा क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम सही होगा, जो कि प्रभावी होने के कारण माता के अंदर इसका लक्षण नहीं आएगा लेकिन पुरुष में इसके लक्षण आएंगे। इनके गुणसूत्रों के अंदर अपन बांटते हैं तो इस तरह से बढ़ जाते हैं। XH इसको अपन चेकर बोर्ड के अंदर रखें तो XHX और XHX इस तरफ हम नर का रखते हैं, इस तरफ हम मादा का रखते हैं, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो इस तरह से हमको प्राप्त होते हैं। इसके अंदर प्राप्त होने वाले सारे जो संततियां हैं उनके लक्षण अलग अलग होंगे। पहला हम देखें तो XHX जो कि हीमोफिलिक मादा होगी, XHX एक सामान्य वाहक मादा होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं XHY और हीमोफिलिक नर होगा और XY सामान्य नर होगा। तो इसका अनुपात हम देखते हैं तो 1:1:1:1 आता है। अर्थात सामान्य नर नरों के अंदर अनुपात देखें तो हीमोफिलिक नर और सामान्य नर 1:1 में, और मादा देखें तो सामान्य मादा 1 और हीमोफिलिक मादा भी 1। इसी तरीके से अगर किसी सामान्य नर का किसी वाहक मादा के साथ में क्रॉस कराया जाए तो क्या रेशो हम देखते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि XY का XH के साथ क्रॉस कराया जाता है तो मादा जो होगी वो दोनों सामान्य प्राप्त होगी। हम देखते हैं मादाएं दोनों सामान्य प्राप्त होती है, लेकिन नर के अंदर हम देखते हैं कि एक नर हीमोफिलिक होगा और एक नर सामान्य प्राप्त होता है। यहाँ हम जब क्रॉस कराते हैं तो इसके अंदर यहाँ देखते हैं तो ये जो मादा है वो वाहक है इसलिए वह सामान्य है। दूसरी जो ये मादा है इसमें किसी प्रकार का हीमोफिलिक जीन नहीं है, अतः ये दोनों सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये जो नर है इसके अंदर हीमोफिलिक जीन है, अतः ये हीमोफीलिया होगा और ये नर सामान्य प्राप्त होगा। साथियों आगे हम DNA का अध्ययन करते हैं। DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। साथियों हमने पहली स्लाइड के अंदर देखा था कि DNA आनुवंशिकी का रासायनिक अधिकार है, केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का पृथक्करण सर्वप्रथम जो है मिशर के द्वारा किया गया था और मिशर ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। मिशर ने इन्हें न्यूक्लिन शब्द से बुलाया था। न्यूक्लिन शब्द जो है मिशर ने दिया था। इसी के बाद अल्टमान ने इन्हें वास्तविक नाम जो आज चलता है, जिसे आज भी हम पुकारते हैं, न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया था। तो मिशर ने न्यूक्लिन दिया और उसी के बाद में अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया। साथियों फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने
ये बताया है कि डीएनए कुंडलित संरचना होती है। डीएनए सर्पिलाकार द्विकुंडलित संरचना होती है। साथियों, इसके पश्चात एक फेमस वैज्ञानिक विल्किंसन हुए। साथियों, ये उतना फेमस नहीं हो पाए जितना वाटसन और क्रिक हुए, लेकिन उन्होंने काम वाटसन और क्रिक से भी ज्यादा किया था। इन्होंने पहली बार एक्स-रे विवर्तन से ये पता लगाया कि डीएनए के चित्र बनाए और उन्होंने बताया कि ये डीएनए द्विकुंडलित होता है। साथियों, एक्स-रे विवर्तन के द्वारा ही डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का अध्ययन किया जा सका। वाटसन और क्रिक ने विल्किंसन द्वारा किए गए प्रयोग को कॉपी किया और उन्होंने डीएनए का एक द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल 1953 के अंदर प्रस्तुत किया। ये ईयर बहुत बार पूछा जाता है कि ये कब प्रस्तुत किया गया, तो सन 1953 में प्रस्तुत किया गया और इसी के कारण तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला सन 1962 में। साथियों, वाटसन और क्रिक और तीसरा विल्किंसन। विल्किंसन इनके साथी थी जिन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा इनका मॉडल बनाने में सहयोग प्रदान किया और उन्हें तीनों को नोबेल पुरस्कार सन 1962 में मिला। इन्होंने मॉडल बनाया 1953 में और पुरस्कार मिला 1962 के अंदर। डीएनए अणुओं की संख्या एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के समान ही होती है, अर्थात जितने डीएनए अणु होंगे उतने ही गुणसूत्रों की संख्या होगी। डीएनए का रासायनिक संगठन देखें तो इसके अंदर 3 प्रकार के चीजें पाई जाती है। पहला, पेंटोस शर्करा यानी शुगर। ये शुगर डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, ये डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। इसी तरह से देखें तो फास्फोरस, जिसे हम फास्फेट कहते हैं, एटीपी के रूप में होता है। और तीसरा नाइट्रोजन बेस, जो कि एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। साथियों, नाइट्रोजन बेस को हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं, प्यूरीन एवं पिरिमिडीन। प्यूरीन एवं पिरिमिडीन के रूप में इनको हम बांटते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्यूरीन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरीन के अंदर 2 वलय पाई जाती है। प्यूरीन एक प्रकार के एरोमेटिक टाइप के यौगिक होते हैं और इनमें 2 वलय पाई जाती है, 2 वलय पाई जाएगी, द्विवलयी संरचना होती है। एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरीन कहलाते हैं। इसी तरह से पिरिमिडीन देखें तो 3 प्रकार के पिरिमिडीन है। तीनों पिरिमिडीन के नाम अपन देखें तो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल पिरिमिडीन कहलाते हैं और इनके अंदर वलय जो होगी वो एक वलय वाले ये यौगिक होंगे और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल कहलाएंगे। इन सभी को अपन नाइट्रोजन बेस कहते हैं। साथियों, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, वो है एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। आरएनए का विस्तृत अध्ययन अपन सेल स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे, जो कि एनाटॉमी के पोर्शन में हम देखेंगे और उसी में हम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। आरएनए के अंदर हम देखते हैं कि यूरेसिल पाया जाता है थायमिन के स्थान पर। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। डीएनए और आरएनए की संरचना में प्रमुख यही अंतर होता है। साथियों, अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक अर्थात पेंटोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक यानी एटीसीजी या एटीजीसी, ये मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब इनके अंदर एक फास्फोरस का अणु यानी शुगर और नाइट्रोजन बेस भी जुड़ जाता है तो इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे इस तरह से एस और एन की तरह से सत्यनारायण, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आगे पी लग गया यानी पंडित सत्यनारायण की तरह भी हम इसे याद रख सकते हैं। फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। साथियों, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए के अंदर हम देखते हैं कि 2 श्रृंखलाएं, 2 परस्पर श्रृंखलाएं क्षारों के क्रम के अंदर एक दूसरे के संपूरक होते हुए चलती है, अर्थात 2 श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ए और टी के बीच के अंदर द्विबंध होता है, अर्थात डबल बॉन्ड होता है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमेशा ये ध्यान रहे कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बंध बनाता है, अर्थात ए यहाँ पे प्यूरीन है वो पिरिमिडीन के साथ बंध बनाएगा। इसी तरह से जी यहाँ पर प्यूरीन है वो पिरिमिडीन के साथ बंध बनाता है। जबकि आरएनए के अंदर ए जो है वो
यूरेसिल के साथ में बंध बनाता है क्योंकि वहाँ थायमिन नहीं पाया जाता। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बंध बनाता है। इसी तरह से हम डीएनए की अगर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, अर्थात दो कुंडल के रूप में अपन डीएनए को देखते हैं। ये दो कुंडलित संरचनाएं सर्पिलाकार सीडी के रूप के अंदर देखते हैं। तो द्विकुंडलित संरचना है क्योंकि दो कुंडल होते हैं। डीएनए के दो क्षार युग्मों के बीच, तो अपन यहाँ पे अगर इसकी संरचना अगर हम देखें तो इसके एक सर्पिलाकार सीडी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इस सर्पिलाकार सीडी की जो रेलिंग है वो फास्फोरस और शुगर की बनी हुई होती है, जबकि इसकी जो ये रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स के अलावा जो सीढ़ियां हैं वो नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस के बने हुए होते हैं। इसकी जो रेलिंग है वो अपन ये कह सकते हैं फास्फोरस और शुगर की बनी हुई है, जबकि जो नीचे पदचाप है या जो सीढ़ियां हैं वो नाइट्रोजन बेस के बने हुए हैं। हम ये देखते हैं कि बी डीएनए जो कि एक प्रकार का टिपिकल प्रकार के डीएनए होते हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो प्रत्येक कुंडल की जो लंबाई है वो लगभग 34 एंगस्ट्रम होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है, तथा एक कुंडल के अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एक कुंडल के अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक कुंडल के बीच में जो दूरी होती है, प्रत्येक सीडी के जो प्रत्येक स्टेप जो है नाइट्रोजन बेस के बीच में जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। साथियों, हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है, अर्थात इस हेलिक्स की अपन अगर चौड़ाई देखें तो ये जो चौड़ाई है ये 20 एंगस्ट्रम के बराबर होगी। साथियों, डीएनए जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस क्रिया को अपन विकृतीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम विकृतीकरण कहते हैं, अर्थात डीनेचुरेशन कहते हैं। और डीनेचर डीएनए को अगर ठंडा करें तो पृथक हुए दोनों स्ट्रैंड पुनः कुंडलित होकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसे हम रीनेचुरेशन कहते हैं। ये डीएनए की एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिससे ये अलग अलग और कुंडलित वापस हो जाते हैं।